नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको बहुत ज्यादा उसमें ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन एक मत ये भी है विदेश मंत्रालय में कि विदेश सचिव के लेवल पे या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे इसको टैकल किया जाए। लेकिन चूंकि बात आई है, और जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर तक कहने की बात आई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मामला ज्यादा संगीन है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान इसको यूनाइटेड नेशंस में उठाया है, हमेशा उठाता रहा है, छोटे से बड़े हर लेवल पर उठाया है, और ये बहुत अच्छा मौका था, और जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर आंतरिक था देश में कि वो इसको उठाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और क्या बोलते हैं, इस पे आप देखिए सारी बातें अमेरिका को लेकर के हैं, अमेरिकन विजिट को लेकर के हैं, लेकिन जब से नवाज शरीफ की बात आई है, नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट आया है, तो सारे लोगों की नजर कहीं ना कहीं इस पर टिकी हुई है, क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। मुझे अफसोस भी हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप को, ये जो कश्मीर रूपी जो ग्रहण है जो नवाज शरीफ ने लगाने की चेष्टा की, ये बड़ा बुरा हुआ है। लेकिन उस पर ये क्या बोलते हैं, इस पर सारी दुनिया की और हिंदुस्तान की नजर रही। और उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जो गए हैं तो वहां पे जाहिर है हिंदुस्तान को एक रीजनल प्लेयर के तौर पर लेकर नहीं गए हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग क्या होगी इंडिया की, इस पे बातचीत करने के लिए गए हैं। इसमें किस तरह के स्टांस लेते हैं, चाहे फाइट अगेंस्ट टेरर को लेकर के बात हो या दूसरी चीजों को लेकर के बात हो, उस पर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। मेरा जितना नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने 3-4 महीने में देखा है कि उनका जो होमवर्क होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। एक रोड मैप के साथ गए हैं, और उसके बाद जो मेडिसिन स्क्वायर में उनकी जो यूएन के बाद जो उनकी एड्रेस है, उसमें भी जाहिर है बहुत खुल करके बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल पोजीशनिंग ऑलरेडी उन्होंने की हुई है, उसका एक रोड मैप वो सामने रखेंगे। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है, मेडिसिन स्क्वायर में कहें या यूएनजीए में कहें, नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। पहले ही ये बात साफ हो चुकी थी भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। लाहौर जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और जिस करार में दस्तखत हुए थे, उसमें यह साफ हो चुका था कि हमारे आपस के जो मुद्दे होंगे वो हम आपस में ही दोनों निपटाया करेंगे, भारत और पाकिस्तान। ऐसे में 1948 का जिक्र करना, प्लेबिसाइट की बात करना, वहां की महिलाओं पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जुल्म की बात करना और भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर तक कह देना, क्या यहां पर कुछ कहना अवॉइड करके मेडिसिन स्क्वायर में कसर निकाली जा सकती है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी है। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी का भाषण भी शुरू होने वाला है। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। मसला है फिलिस्तीन
कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने के लिए हमारा समर्थन और पैरवी हमारी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता और दायित्व है। शरीफ ने शरारत भरे अंदाज में भारत पर इस बात की भी तोहमत लगाई कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करके भारत ने एक मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मूल मुद्दा है और इसको सुलझाया जाना अभी बाकी है। नवाज शरीफ ने भारत को दोहरा झटका देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की संख्या बढ़ाने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सभी सदस्य देशों के हित निहित होने चाहिए और इसमें कुछ देशों की महत्वाकांक्षाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर शरीफ ने भारत समेत उन देशों पर निशाना साधा है जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट चाहते हैं। त्रिपाठी साहब, एक तरफ तो कहीं से आम भेजे जा रहे हैं, कहीं साड़ी भेजी जा रही है, कहीं शपथ ग्रहण वाले दिन उनको बुलाया जा रहा है, और ऐसे में नवाज शरीफ का वहां यूएनजीए में ये बात कहना, क्या असल में वो अपनी होम टेरिटरी को एड्रेस कर रहे थे? क्या वो असल में वहां के कट्टरपंथियों और सेना के लिए ये बातें कह रहे थे और इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझेंगे? या अब अगर एक सभा के अंदर कोई बात कही गई है तो जवाब सभा में ही आएगा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बात तो तय है कि वो अपनी होम टेरिटरी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि पिछले 65 साल से मेरे ख्याल से 35 साल से ऊपर पाकिस्तान डायरेक्टली मिलिट्री से रूल होता रहा है, बाकी टाइम प्रॉक्सी से मिलिट्री रूल करती रही है। और ऐसी हालत में अगर वो कश्मीर का मुद्दा जो अभी तक उछाला गया था हर साल, अगर वो इस साल न करते तो उनकी जनता या उनकी मिलिट्री यही कहती कि 65 साल के बाद आप नीचे झुक गए। वो ये कहते कि आप एक तिहाई कश्मीर जो आपने अपने कब्जे में कर रखा है उसको आप देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर उनकी सरकार को घेरे में निशाने में लाया जा सकता था। तो ये तो चाहे जो भी लीडरशिप हो उसकी मजबूरी होती है वहां, और वो करेंगे ही, वो हमेशा से करते रहेंगे। अब रही बात है उसको कहां सभा में ले आते या कहीं, ये भी बात तय है कि वो हमेशा ही यूएनजीए में पाकिस्तान बिला नागा ये बात उठाता रहा है, और वो जानता भी रहा है कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसको उठाने से बच नहीं सकते थे। अब एक चीज है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये उनके गवर्नमेंट का अपना मत होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब विश्व की मेजॉरिटी इस बात से वो हो चुकी है कि सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए। अब फर्क सिर्फ इतना, इस बात पर निर्णय भी नहीं हुआ कि किस तरह से बढ़ना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन किधर से होना चाहिए, उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो पाकिस्तान का ये बात कहना कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये कोई आजकल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मायने नहीं रखता। चलिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत की स्थायी सदस्य के रूप में वहां सुरक्षा परिषद में इसकी दावेदारी को इन वे खारिज करने की जो पाकिस्तान की कोशिश है उसका कुछ बहुत मायने नहीं रह जाता। त्रिपाठी साहब इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सुधीर साहब और कौन सी बातें हैं? चलिए, ये तो हुआ पाकिस्तान का ये भी जिक्र करना कि आपने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करके एक मौका गंवाया है, ये भी तो जिक्र करते कि वो स्थिति, वो नौबत आई क्योंकि ये वार्ता रद्द करनी पड़ी। ये असल में क्या पाकिस्तान खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश में है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में? देखिए, आज की दुनिया काफी खुली हुई दुनिया है, हर चीज टेलीवाइज्ड है, कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा रद्द हुआ पिछले 1 महीने में। चीन के राष्ट्रपति 2006 से जो भी भारत आते हैं, प्रधानमंत्री इस्लामाबाद भी जाते हैं, वो रद्द हुआ इसलिए कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कादरी और इमरान खान के लोगों ने पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने कब्जा कर रखा है। तो उस स्थिति में भारत के विदेश सचिव कहां बात करते, किससे बात करते और कौन सा माहौल था? आर्मी में ठनी हुई है, आर्मी कर रही है कि ये करना है, वो करना है। तो जो आंतरिक उनका पावर, सत्ता प्रतिष्ठानों की लड़ाई है, वो चरम सीमा पर थी। नवाज शरीफ को ये कश्मीर का गाना गाना ही था यूएन में। वो एक वार्षिक उनका एक जलसा होता है, और जब होता है तो गाते हैं। हमें बिल्कुल उनका नोटिस नहीं लेनी चाहिए, नीचे के स्तर पर जवाब देना चाहिए। इसमें 2 बात है। पहला कि पाकिस्तान के ट्रैप से हमको बचना चाहिए। नंबर 2 कि हम एक विश्व शक्ति के तौर पर हैं, हम पाकिस्तान के फिर से जाल में न उलझ के साउथ एशिया के दंगल में ही नहीं उलझे रहे, हम उस दंगल से बाहर जाएं। हमारी अभी ये क्षमता साबित हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जापान होके आए हैं, चीन के राष्ट्रपति यहां से होके गए हैं, और चीन के राष्ट्रपति ने सख्त रवैया अपनाया, अपनी आर्मी को भी डांटा है कि आप
हम जब वहां थे तो ऐसा कैसे हो गया। तो हमारी ताकत बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर, फिर से हमको उस पुराने जंग दल में नहीं घुसना चाहिए और बिल्कुल एक संतुलित तरीके से अपनी विदेश नीति को चलाना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। जो नवाज शरीफ ने कहा है तो प्रधानमंत्री को बेहतर होगा कि जो भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के बाद, उसमें अपनी शैली में प्रधानमंत्री जी उस नहीं, लेकिन दोनों बातें लग रही हैं इसमें। जहां फैसल साहब, जहां इसमें एक रिस्क ये है कि अगर आप बोलते हैं पाकिस्तान पर तो आप इन अ वे इस मामले को मल्टीलैटरल बनाने की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी है कि जब मनमोहन सिंह गए थे, आपको याद होगा, और जब वो देहाती औरत वाला प्रसंग आया था मनमोहन सिंह के संदर्भ में, और तब यहां आप चुनावी रैली को रोहिणी में संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तब उम्मीदवार थे वो प्रधानमंत्री पद के, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के नेता के साथ, नेतृत्व के साथ और भारत की अस्मिता के साथ कहीं वाक्यों के स्तर पर भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो लगता तो नहीं है कि बख्शे जाएंगे नवाज शरीफ। देखिए, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से और जिस तरह का नेतृत्व देते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए ये लग रहा है कि शायद वो बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो आपने पहले से कहा था कि मौका गंवाने की बात, कि सचिव स्तर की जो वार्ता जो खत्म समाप्त हुई तो मौका गंवाया भारत ने। हम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने कितने मौके गंवाए हैं। 26/11 के आतंकियों को भेज करके मौका गंवाया, उससे पहले लाहौर बस हुई, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मौका गंवाया। कश्मीर में रोज मौका गंवा रहे हैं, उसके हुर्रियत के नेता जाकर के राजदूत से मिलते हैं, वो मौका आपने गंवाया। मौका गंवाने की बात है तो जितनी बार भी वार्ता जो डेडलॉक हुआ है इंडिया पाकिस्तान टॉक्स में, तो वो कहीं ना कहीं मौका वो गंवा रहे हैं। एक दूसरी बात ये कि मौका गंवाने से ज्यादा अहम यह है कि किनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर का रेजोल्यूशन। वो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां की आंतरिक स्थिति देखिए, वहां की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति देखिए, वहां की उसकी जो विश्व में स्टैंडिंग है वो देखिए। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आतंक का एक पर्याय बनकर रह गया है पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में मौका वो गंवा रहे हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए। भारत नहीं, भारत पूरे तौर पर ग्लोबल पोजीशन कर चुका है पूरे विश्व में, जैसा सुधीर बता रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है। दूसरी बात यह कि जब नरेंद्र मोदी के वहां रहते हुए नवाज शरीफ ने इस तरह की बात की है तो ये बिल्कुल उचित है कि नवाज शरीफ शायद उसका जवाब है। उचित ये होता कि वो सचिव स्तर के लेवल पे या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे इसका जवाब आता। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। 10-5 मिनट के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि क्या नवाज शरीफ को हेड ऑन लेते हैं मोदी या ये सम्मान नहीं देते हैं। In welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान सैम कुरैशी जी, अंडर सेक्रेटरी जनरल श्रीमान गेट्टू जी, विशिष्ट प्रतिनिधिगण और मित्रों, सर्वप्रथम मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं पहली बार आप सबको संबोधित करने का मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं भारतवासियों की आशाओं व अपेक्षाओं से अभिभूत हूं। उसी प्रकार मुझे इस बात का पूरा भान है कि विश्व को 1.25 बिलियन लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं। भारत वह देश है जहां मानवता का 6वां हिस्सा आबाद है। भारत ऐसे व्यापक पैमाने पर आर्थिक व सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है जिसका उदाहरण इतिहास में दुर्लभ है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है।
भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। और मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं साफ करता हूं कि हर देश की अपनी एक फिलॉसफी होती है। मैं आइडियोलॉजी के संबंध में नहीं कह रहा हूं। और देश उस फिलॉसफी की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक देश है जहां प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से कभी संघर्ष नहीं, ये भारत के जीवन का हिस्सा है। और उसका कारण उस फिलॉसफी के तहत, भारत उस जीवन दर्शन के तहत आगे बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा उसकी सभ्यता व उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व पर्यंत न्याय, जस्टिस, गरिमा, डिग्निटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी एवं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के हक में आवाज उठाता रहा है। अपनी विचारधारा के कारण हमारा मल्टीलेटरलिज्म में दृढ़ विश्वास है। आज यहां खड़े होकर के मैं इस महासभा पर टिकी हुई आशाओं व अपेक्षाओं के प्रति पूर्णतया सजग हूं। जिस पवित्र विश्वास ने हमें एकजुट किया है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हूं। बड़े महान सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस संस्था की स्थापना की थी, इस विश्वास के आधार पर कि अगर हमारे भविष्य जुड़े हुए हैं तो शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तब हम 51 देश थे। आज 193 स्वतंत्र देश के झंडे इस बिल्डिंग पर लहरा रहे हैं। हर नया देश इसी विश्वास और उम्मीद के आधार पर यहां प्रवेश करता है। हम पिछले 60 दशकों में बहुत कुछ हासिल कर सके हैं। कई लड़ाइयों को समाप्त किया है, शांति कायम रखी है, कई जगह आर्थिक विकास में मदद की है, गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने में मदद दी है, भूखमरी हटाने में योगदान दिया है और इस धरती को बचाने के लिए भी हम सब साथ मिलकर के जुटे हुए हैं। 69 यूएन पीस कीपिंग मिशन में विश्व में ब्लू हेलमेट को शांति के रंग की एक पहचान दी है। आज समस्त विश्व में लोकतंत्र की एक लहर है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यह भी दिखलाता है कि अफगान जनता की शांति की कामना हिंसा पर विजय अवश्य पाएगी। नेपाल युद्ध से शांति और लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा है। भूटान के नए लोकतंत्र में एक नई ताकत नजर आ रही है। पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका में लोकतंत्र के पक्ष में
आवाज उठाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। ट्यूनीशिया की सफलता दिखा रही है कि लोकतंत्र की ये यात्रा संभव है। अफ्रीका में स्थिरता, शांति व प्रगति हेतु एक नई ऊर्जा व जागृति दिखाई दे रही है। हमने एशिया और उसके पूरे अभूतपूर्व समृद्धि का अभ्युदय देखा है, जिसके आधार में शांति एवं स्थिरता की शक्ति समाहित है। अपार संभावनाओं से समृद्ध महादेश लैटिन अमेरिका स्थिरता एवं समृद्धि में साझा प्रयास में एकजुट हो रहा है। यह महादेश विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध हो सकता है। भारत अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। आज हमें बाढ़ से पीड़ित कश्मीर के लोगों को सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित किया है और इसके लिए सिर्फ भारत में कश्मीर उसी का ख्याल रखने पर हम रुके नहीं हैं। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था। हम विकासशील विश्व का हिस्सा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों को उन सभी के साथ साझा करने के इच्छुक हैं जिन्हें इनकी नितांत आवश्यकता है। दूसरी ओर आज विश्व बड़े स्तर के तनाव व उथल पुथल की स्थितियों से गुजर रहा है। बड़े युद्ध नहीं हो रहे हैं, परंतु तनाव एवं संघर्ष सब दूर नजर आ रहा है, बहुतेरे हैं। शांति का अभाव है तथा भविष्य के प्रति अनिश्चितता है। आज भी व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई है। एक होता हुआ एशिया प्रशांत क्षेत्र, पैसिफिक रीजन भी समुद्रीवर्ती सुरक्षा, जो कि इसके भविष्य के लिए आधारभूत महत्व रखती है, कर बहुत चिंतित है। यूरोप के सम्मुख नए विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में विभाजक रेखाएं और आतंकवाद बढ़ रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद
नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था, तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों को से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? और मैं मानता हूं यह सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं। परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। समुद्र, सी, स्पेस एवं साइबर स्पेस साझा समृद्धि के साथ साथ संघर्ष के रंगमंच बने हैं। जो समंदर हमें जोड़ता था, उसी समुद्र से आज टकराव की खबरें शुरू हो रही है। जो स्पेस हमारी सिद्धियों का एक अवसर बनता था, जो साइबर हमें जोड़ता था, आज इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संकट नजर आ रहे हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जितनी आवश्यकता आज है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। आज हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड कहते हैं तो क्या हमारी आपसी एकता बढ़ी है? हमने सोचने की जरूरत है। क्या कारण है कि यूएन जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास होने के बाद भी अनेक जी समूह बनाते गए हम। आज हम कई जी की बातें करते हैं जिसके नंबर बदलते रहते हैं। कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़कर के जी ऑल की तरफ कदम उठाएं? और जब यूएन अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है, तब ये जी ऑल का एटमॉस्फेयर कैसे बने? फिर एक बार यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बन सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहां संयुक्त बात करते हैं लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हमारी नीतियां परस्पर जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ हम जीरो सम गेम के नजरिए से सोचते हैं। अगर उसे लाभ होता है तो मेरी हानि होती है।
कौन किसके लाभ में है, कौन किसकी हानि में है, यही मानदंड के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। निराशावादी या आलोचनावादी की तरह कुछ भी नहीं बदलने वाला। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में ये रहता है, छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, हो चुका, अब कुछ होने वाला नहीं। ये जो निराशावादी और आलोचनावादी माहौल है, ये कहना आसान है, परंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जोखिम उठा रहे हैं। वो अपने सामूहिक भविष्य को हम खतरे में डाल रहे हैं। आइए हम अपने समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढालें। हम वास्तविक शांति के लिए कार्य करें। कोई भी एक देश या कुछ देशों का एक समूह इस विश्व की धारा को तय नहीं कर सकता। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का होना यह समय की मांग है, यह अनिवार्य है। हमें देशों के बीच सार्थक संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित करना है। हमारे प्रयासों का प्रारंभ यही संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं 21वीं सदी में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगी। इनके सम्मुख अप्रासंगिक होने का खतरा प्रस्तुत होगा। और मैं आग्रह से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुसार जिन बातों पर हमने बल दिया, जिन नीति नियमों का निर्धारण किया, 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। ऐसे समय यह अनिवार्य हो जाता है कि हम समय के साथ अपने आप को ढालें, हम परिवर्तन करें, हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। हमें अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। ये बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मांग है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की हमारी ताकत का वो एक परिचय होगा और इसलिए हमारा देश जो टेररिज्म से इतने संकटों से गुजरा है, उसको हर हमेशा लगता है कि जब तक यूएन इसमें इनिशिएटिव नहीं लेता है और जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं दिला सकते। और इसलिए फिर एक बार भारत की तरफ से इस सम्मानीय सभागृह के सम्मुख बहुत आग्रहपूर्वक मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। हमें आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमें मिलजुल करके काम करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानदंडों का पालन करें। हमें यूएन पीसकीपिंग के पुनीत कार्य को पूरी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। जो देश अपनी सैन्य टुकड़ियों का योगदान करते हैं, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने से उनका हौसला बुलंद होगा। वो बहुत बड़ी मात्रा में त्याग करने को तैयार है, बलिदान देने को तैयार है।
अपनी शक्ति और समय खर्च करने को तैयार है, लेकिन अगर हम उन्हें ही निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखेंगे तो कब तक हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स को प्राणवान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आइए हम सार्वभौमिक वैश्विक निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार हेतु अपने प्रयासों में दुगुनी शक्ति लगाएं। अपेक्षाकृत अधिक स्थिर तथा समावेशी विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहें। वैश्वीकरण ने विकास के नए ध्रुवों, नए उद्योगों और रोजगार के नए स्रोतों को जन्म दिया है, लेकिन साथ ही अरबों लोग गरीबी और अभाव के कगार पर जी रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक तूफान के प्रभाव से बड़ी मुश्किल से बच पा रहे हैं, लेकिन इन सब में बदलाव लाना जितना मुमकिन आज लग रहा है, उतना पहले कभी नहीं लगता था। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ संभव कर दिखाया है। इसे मुहैया करने में होने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। यदि आप सारी दुनिया में फेसबुक और ट्विटर के प्रसार की गति के बारे में, सेलफोन्स के प्रसार की गति के बारे में सोचते हैं, तब आपको भी विश्वास करना चाहिए कि विकास और सशक्तिकरण का प्रसार भी इसी तेज गति से संभव है। जाहिर है, प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय उपाय करने होंगे। प्रगति व विकास को बल देने हेतु प्रत्येक सरकार को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। साथ ही हमारे लिए एक सार्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की आवश्यकता है। एक स्तर पर इसका अर्थ हुआ नीतियों का बेहतर समन्वय, ताकि हमारे प्रयत्न परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे तथा दूसरे को क्षति न पहुंचाए। यह उसकी पहली शर्त है कि दूसरे को क्षति न पहुंचाए। इसका यह भी अर्थ है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की रचना करते हैं तो हमें एक दूसरे की चिंताओं व हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम विश्व के अभाव के स्तर के विषय में सोचते हैं, आज बेसिक सैनिटेशन 2.5 बिलियन लोगों की पहुंच के बाहर है। आज 1.3 बिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है और आज 1.1 बिलियन लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। तब स्पष्ट होता है कि अधिक व्यापक व संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने की प्रबल आवश्यकता है। हम केवल आर्थिक वृद्धि के लिए इंतजार नहीं कर सकते। भारत में मेरे विकास के एजेंडा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है और मैं मानता हूं कि हमें पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा में इन्हीं बातों को केंद्र पर रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। रहने लायक तथा संवहनीय, टिकाऊ, सस्टेनेबल विश्व की कामना के साथ हम काम करें। इन मुद्दों पर ढेर सारे विवाद एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने चारों ओर ऐसी कई चीजें देखते हैं जिनके कारण हमें चिंतित व आगाह हो जाना चाहिए और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें देखने से हमें चिंतित होते जा रहे हैं। जंगल, पशु पक्षी, निर्मल नदियां व झीलें और नीला आसमान। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, निपटने के लिए
अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। विश्व समुदाय ने सामूहिक कार्रवाई के सुंदर संतुलन को स्वीकारा है, जिसका स्वरूप कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज, इसे सतत कार्रवाई का आधार बनाना होगा। इसका यह भी अर्थ है कि विकसित देशों को फंडिंग व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपनी प्रतिबद्धता को अवश्य पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय कार्रवाई अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ संभव कर दिया है, जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। आवश्यकता है तो सृजनशीलता व प्रतिबद्धता की। भारत अपनी टेक्नोलॉजी व क्षमता को साझा करने के लिए तैयार है, जैसा कि हमने हाल ही में सार्क देशों के लिए एक निःशुल्क उपग्रह की घोषणा की है। तीसरी बात, हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। जिस ऊर्जा का उपयोग न हुआ हो वह सबसे साफ ऊर्जा है। इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंततः हम सब एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। प्रत्येक युग अपनी विशेषताओं को से परिभाषित होता है। प्रत्येक पीढ़ी इस बात से याद की जाती है कि उसने अपनी चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया। अब हमारे सम्मुख चुनौतियों के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी है। अगले वर्ष हम 70 वर्ष के हो जाएंगे। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब हम 80 या 100 के हो जाएं। मैं मानता हूं कि यूएन के लिए अगला साल एक अपॉर्चुनिटी है। जब हम 70 साल की यात्रा के बाद लेखा जोखा लें, कहां से निकले थे, क्यों निकले थे, क्या मकसद था, क्या रास्ता था, कहां पहुंचे, कहां पहुंचना है, 21वीं सदी के कौन से पड़कार हैं, कौन सी चैलेंजेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरा एक साल
व्यापक विचार मंथन हो, हम यूनिवर्सिटीज को जोड़ें, नई जनरेशन को जोड़ें, जो हमारे पिछले कार्यकाल का विगत से मूल्यांकन करे, उसका अध्ययन करे और हमें वो भी अपने विचार दें, हम नई पीढ़ी को हमारी नई यात्रा के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि 70 साल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का हम उपयोग करें और उस उपयोग कर करके एक नई चेतना के साथ, नई प्राण शक्ति के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, आपस में नए विश्वास के साथ हम यूएन की यात्रा को एक नया रूप रंग दें। इसलिए मैं समझता हूं कि 70 वर्ष एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आइए हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के अपने वादे को निभाएं। ये बात लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन उन वादों को निभाने की सामर्थ्य हम खो चुके हैं। और इसमें आज फिर से आग्रह करता हूं कि हम उस विषय में गंभीरता से सोचें। आइए हम अपने पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। आइए सन 2015 को हम विश्व के प्रगति प्रवाह को एक नया मोड़ देने के वाले वर्ष के रूप में अविस्मरणीय बनाएं। वर्ष 2015 एक नितांत सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि इस सामूहिक जिम्मेवारी को हम पूरी तरह निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते। On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of India for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I know, exactly. चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएनजीए में भाषण अभी अभी आपने सुना और उसमें कही हुई अहम बातों पर आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार था कि नवाज शरीफ ने इस मंच का गलत फायदा उठाया। उन्होंने यहां कश्मीर का मुद्दा छेड़ा और कश्मीर में खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश की गई, जबकि ऐन इसके उलट हो रहा है। क्या भारत इसका जवाब देगा? नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शालीन यूएन प्लेटफॉर्म को सूट करने वाली भाषा में अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर इस तरह की कोई बात कही जाती है तो लोगों को संदेह होता है कि यहां पर ऐसा कुछ कहने का फायदा है भी क्या। लेकिन इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे कन्वेंशन की जरूरत पर जोर दिया जो आतंकवाद पर लगाम लगाता हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम द्विपक्षीय वार्ता के कभी खिलाफ नहीं है, लेकिन यह आतंक के साए में नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब 69वीं बार यूएनजीए में तमाम लोग मिल रहे हैं, लेकिन इसकी उपादेयता जो जिसके लिए इसे बनाया गया था, क्या उस तरफ यूएन जा भी रहा है? अगर इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं, जिसमें उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं ग्रुप 4 है, कहीं ग्रुप 7 है, क्या इसको संयुक्त होकर हटाया जा सकता है और क्या एक ऐसा एका बनाया जा सकता है जहां वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ किया जा सके? उन्होंने यह भी कहा कि तब जबकि आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरत है कि सभी राष्ट्र एक साथ खड़े हों, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां साझा हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस साझा हैं, तब अलगाव देखने को क्यों मिल रहा है? उन्होंने लगे हाथों चीन को भी लपेटा जब उन्होंने कहा कि समुद्र में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को भी लपेटा और अपनी बात भी कह दी और यह भी कह दिया कि जब 70 की हो यूनाइटेड नेशंस जब 17th असेंबली में मिले तो इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं, और इस पर पूरी दुनिया को जागरूक भी बनाया जाना चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए अब उनका रुख करें। फैसल साहब,
क्या सुनने के लिए आतुर थे? आपको सब कुछ मिल गया या कहीं कुछ मिसिंग लगा? नहीं, बहुत सब कुछ मिल गया। और जो सुनना चाहे थे, सबसे अच्छी बात यह है दिनेश की जिस तरह से, जितनी शालीनता से, लेकिन बहुत दृढ़ तरीके से उन्होंने कश्मीर की बात की, वो बहुत अच्छा था। बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने ये भी कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि यूनाइटेड नेशंस का इसमें कोई रोल नहीं है। ये कह करके कि यहां उठाने से क्या फायदा है, उन्होंने इस बात को रूल आउट कर दिया कि किसी तरह से भी इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज आप कर सकते हैं। सिर्फ उतना हिस्सा फैसल साहब, क्या अपने दर्शकों को फिर से सुना दें, फिर आपकी बात, आपकी टिप्पणी सुनते हैं। सिर्फ उतना हिस्सा जहां पाकिस्तान को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है, वो सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। आज हमें बाढ़ से पीड़ित कश्मीर के लोगों को सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। और इसके लिए सिर्फ भारत में कश्मीर, उसी का ख्याल रखने पर हम रुके नहीं है। हमने पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बाढ़ का असर था। हमने उनको भी कहा कि हम जिस प्रकार से कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हमने सामने से प्रस्ताव रखा था। जी, तो हम हर तरह के सहयोग के लिए और हर तरह की वार्ता के लिए तैयार हैं। प्राथमिकताओं में यह शुमार है कि पड़ोस के साथ संबंध अच्छे हों। इसके लिए पहले ही दिन से, मतलब शपथ ग्रहण की तरफ इशारा था, कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन ये एक बाइलेटरल ही होगा, द्विपक्षीय, इस बात पर जोर था। और ये कभी भी आतंक के साये में नहीं होगा। मतलब एक तरफ आतंकवादी गतिविधियां चलती रहें, दूसरी तरफ आप बातचीत की कोशिश